नेपाल में टिकटॉक पर लगा ताला। क्या यह सिर्फ शुरुआत है? आज 8 सितंबर 2025 है और सुबह की चाय के साथ एक खबर ने पूरे नेपाल में हलचल मचा दी है। सरकार ने अचानक टिकटॉक पर प्रतिबंध लगा दिया है। रातों रात लाखों लोगों की दुनिया बदल गई है। वो नौजवान जो टिकटॉक पर अपने हुनर से पैसे कमा रहे थे, वो छोटे कारोबारी जो अपने सामान का प्रचार कर रहे थे, और वो आम लोग जो मनोरंजन के लिए इस पर निर्भर थे, सब हैरान हैं। ये सिर्फ एक ऐप का बंद होना नहीं है, ये एक संकेत है, एक इशारा है कि आने वाले दिनों में फेसबुक, एक्स और इंस्टाग्राम जैसे दूसरे प्लेटफॉर्म भी बंद हो सकते हैं। यह खबर सिर्फ नेपाल के लिए नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक चेतावनी है। क्या सरकारें अब यह तय करेंगी कि हम क्या देखेंगे, क्या सुनेंगे और क्या बोलेंगे? यह फैसला अचानक नहीं लिया गया है। पिछले कुछ महीनों से सरकार और सोशल मीडिया कंपनियों के बीच तनाव बढ़ रहा था। सरकार का कहना है कि इन प्लेटफॉर्म पर नफरत, झूठ और अश्लीलता फैली जा रही है, जिससे समाज में टकराव बढ़ रहा है। उनका तर्क है कि सामाजिक सौहार्द को बचाने के लिए यह कदम उठाना जरूरी था। लेकिन क्या यह सच है? क्या समाज में टकराव की वजह सिर्फ सोशल मीडिया है, या फिर यह एक आसान बहाना है अपनी नाकामियों को छिपाने का? जब सरकारें जनता के सवालों से घिर जाती हैं, तो वे अक्सर ऐसे ही रास्ते अपनाती हैं। वे उस आईने को ही तोड़ देना चाहती हैं जिसमें उन्हें अपना असली चेहरा दिखाई देता है। सोशल मीडिया आज वही आईना बन चुका है। इस प्रतिबंध ने एक बड़ी बहस छेड़ दी है। एक तरफ वो लोग हैं जो सरकार के इस फैसले का स्वागत कर रहे हैं। सोशल मीडिया अब सिर्फ दोस्तों से जुड़ने का जरिया नहीं रह गया है। नेपाल जैसे देश में यह जिंदगी की धड़कन बन चुका है। यहाँ के नौजवानों के लिए यह दुनिया से जुड़ने की एक खिड़की है। काठमांडू की संकरी गलियों में बैठा एक नौजवान फेसबुक के जरिए नए ट्रेंड सीखता है, इंस्टाग्राम के जरिए नई कला सीखता है, नए विचार सीखता है। ये सिर्फ मनोरंजन नहीं, बल्कि शिक्षा का भी एक माध्यम है। कई छात्र यूट्यूब पर ट्यूटोरियल देखकर पढ़ाई करते हैं, मुश्किल विषयों को समझते हैं। सोशल मीडिया ने उन्हें वो अवसर दिए हैं। ये उनके सपनों को पंख देता है, उन्हें एक पहचान देता है और उन्हें अपनी कहानी कहने का मौका देता है। व्यापार के लिए तो सोशल मीडिया एक वरदान साबित हुआ है। सोचिए उस महिला के बारे में जो घर पर हाथ से बने स्वेटर बुनती है। पहले वह सिर्फ अपने गांव या शहर में ही उन्हें बेच पाती थी, लेकिन अब फेसबुक पेज के जरिए वह अपने बनाए स्वेटर की तस्वीरें दिखा सकती है। इंस्टाग्राम अकाउंट के जरिए भी वह दिखाती है। उसे काठमांडू से लेकर न्यूयॉर्क तक के ग्राहक मिल रहे हैं। छोटे कारोबारियों, कलाकार और किसानों के लिए यह एक बड़ा बाजार है। इसने बिचौलियों को खत्म कर दिया है और निर्माता को सीधे ग्राहक से जोड़ दिया है। यह नेपाल की अर्थव्यवस्था में चुपचाप एक क्रांति ला रहा था, जिसे अब एक झटके में रोकने की कोशिश की जा रही है। सरकार जब भी कोई बड़ा फैसला लेती है तो उसके पक्ष में मजबूत दलीलें पेश करती है। नेपाल सरकार का भी यही कहना है। उनकी सबसे बड़ी चिंता सामाजिक सौहार्द को लेकर है। सरकार का तर्क है कि टिकटॉक, फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्म पर नफरत भरे भाषण और गलत सूचनाएं तेजी से फैल रही है। एक समुदाय के खिलाफ दूसरे समुदाय को भड़काने वाले वीडियो और पोस्ट वायरल हो जाते हैं, जिससे जमीनी स्तर पर तनाव पैदा होता है। सरकार का कहना है कि देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए इस तरह के कंटेंट पर रोक लगाना जरूरी है। वे इसे एक राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा बता रहे हैं, जिसे हल्के में नहीं लिया जा सकता। उनका कहना है कि वे नागरिकों की रक्षा के लिए यह कदम उठा रहे हैं। दूसरी दलील निजता और डेटा सुरक्षा से जुड़ी है। सरकार का मानना है कि टिकटॉक जैसी कंपनियां नेपाली नागरिकों का बहुत सारा डेटा इकट्ठा कर रही हैं। यह डेटा कहां जा रहा है, इसका इस्तेमाल कैसे हो रहा है, इस पर कोई पारदर्शिता नहीं है। सरकार को डर है कि इस डेटा का इस्तेमाल देश के खिलाफ भी किया जा सकता है। वे तर्क देते हैं कि एक विदेशी कंपनी को अपने नागरिकों की इतनी संवेदनशील जानकारी तक पहुंच देना खतरनाक है। इसलिए देश के डेटा को देश में ही सुरक्षित रखने के लिए यह प्रतिबंध जरूरी है। यह एक ऐसा तर्क है जो दुनिया के कई देश दे रहे हैं और इसे पूरी तरह से खारिज नहीं किया जा सकता है। सरकार का तीसरा और अहम तर्क समाज पर पड़ रहे नकारात्मक प्रभाव से जुड़ा है। सरकारी दलीलों से परे जमीनी हकीकत कुछ और ही कहानी कहती है। चलिए मिलते हैं सुनीता से। सुनीता पोखरा के पास एक छोटे से गांव में रहती है। उन्होंने घर पर अचार और मसाले बनाने का काम शुरू किया था। फेसबुक पर एक पेज बनाकर उन्होंने अपने उत्पादों की तस्वीरें डालनी शुरू की। धीरे धीरे उन्हें ऑर्डर मिलने लगे। आज उनका छोटा सा कारोबार इतना बढ़ गया है कि उन्होंने अपने साथ गांव की 5 और महिलाओं को काम पर रखा है।
टिकटॉक बैन के बाद से वह डरी हुई है। अगर कल को फेसबुक भी बंद हो गया तो उनका और उन 5 महिलाओं के परिवार का क्या होगा? उनकी रोजी रोटी सीधे तौर पर सोशल मीडिया से जुड़ी है। उनके लिए यह सिर्फ एक ऐप नहीं, बल्कि आत्मनिर्भरता का जरिया है। अब बात करते हैं रमेश की, जो काठमांडू में एक छात्र है। रमेश एक छोटे शहर से पढ़ने आया है और पार्ट टाइम ट्यूशन पढ़ाकर अपना खर्च निकालता है। लॉकडाउन के दौरान जब सब कुछ बंद था, तब उसने यूट्यूब और जूम के जरिए ऑनलाइन क्लास लेना शुरू किया। इससे न सिर्फ उसकी पढ़ाई जारी रही, बल्कि उसे दूर दराज के गांवों के बच्चों को भी पढ़ाने का मौका मिला। वह कहता है कि सोशल मीडिया और इंटरनेट ने शिक्षा को लोकतांत्रिक बनाया है। अब ज्ञान सिर्फ बड़े शहरों और महंगे स्कूलों तक सीमित नहीं है। अगर सरकार इन प्लेटफॉर्म को बंद कर देगी तो यह हजारों छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ होगा। यह उन्हें वापस उसी अंधेरे में धकेल देगा जहां अवसर कुछ ही लोगों तक सीमित थे। जब भी कोई सरकार अभिव्यक्ति की आजादी पर हमला करती है तो लोकतंत्र खतरे में पड़ जाता है। आलोचकों और विशेषज्ञों का मानना है कि नेपाल में सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने का फैसला सिर्फ सामाजिक सौहार्द या डेटा सुरक्षा के बारे में नहीं है। इसके पीछे एक गहरा राजनीतिक मकसद छिपा हो सकता है। हाल के दिनों में नेपाल में सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार और कुशासन को लेकर सोशल मीडिया पर काफी आवाज उठी है। आम नागरिक, पत्रकार, एक्टिविस्ट इन प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके सरकार को जवाबदेह ठहरा रहे थे। यह प्रतिबंध उन आवाजों को चुप कराने की एक कोशिश हो सकती है। यह एक संकेत है कि सरकार आलोचना बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। यह कदम नेपाल की लोकतांत्रिक छवि को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी नुकसान पहुंचाएगा। आज के युग में इंटरनेट और अभिव्यक्ति की आजादी लोकतंत्र का एक अहम पैमाना है। ये नेपाल को चीन और उत्तर कोरिया जैसी श्रेणी में खड़ा कर देगा, जहां सूचना के प्रवाह को पूरी तरह नियंत्रित किया जाता है। ये विदेशी निवेश पर भी बुरा असर डाल सकता है। जो कंपनियां नेपाल में निवेश करना चाहती हैं, वे ऐसे देश में पैसा लगाने से हिचकिचाएंगी। यह आर्थिक रूप से भी एक आत्मघाती कदम साबित हो सकता है। सबसे बड़ा खतरा यह है कि यह एक फिसलन भरी ढलान है। आज टिकटॉक बंद हुआ है, कल फेसबुक और ट्विटर की बारी आ सकती है। परसों सरकार उन न्यूज वेबसाइटों को भी बंद कर सकती है जो उसकी आलोचना करती है। नेपाल कोई पहला देश नहीं है जो सोशल मीडिया की चुनौतियों से जूझ रहा है। दुनिया भर के देश इस समस्या से अपने अपने तरीके से निपट रहे हैं और उनके अनुभवों से नेपाल बहुत कुछ सीख सकता है। एक तरफ चीन और ईरान जैसे देश हैं, दूसरी तरफ यूरोप के देश हैं जैसे जर्मनी और फ्रांस। उन्होंने प्लेटफॉर्म पर प्रतिबंध लगाने की बजाय उन्हें जवाबदेह बनाने के लिए सख्त कानून बनाए हैं। नेपाल आज एक दौराहे पर खड़ा है। टिकटॉक पर लगा प्रतिबंध सिर्फ एक ऐप की कहानी नहीं है, यह देश के भविष्य की दिशा तय करने वाला एक महत्वपूर्ण क्षण है। यह हमें कुछ बुनियादी सवाल पूछने पर मजबूर करता है। क्या सुरक्षा के नाम पर आजादी को कुर्बान किया जा सकता है? क्या कुछ लोगों की गलतियों की सजा पूरे समाज को देना जायज है? इस पूरे मामले में एक पारदर्शी और खुली बहस की सख्त जरूरत है। प्रतिबंध लगाने की बजाय क्या एक मध्यम मार्ग नहीं खोजा जा सकता? क्या डिजिटल साक्षरता के कार्यक्रम नहीं चलाए जा सकते ताकि लोग सही और गलत सूचना में फर्क करना सीख सकें? क्या सोशल मीडिया कंपनियों के साथ मिलकर एक ऐसा तंत्र नहीं बनाया जा सकता जो अवैध कंटेंट पर तेजी से कार्रवाई करे लेकिन अभिव्यक्ति की आजादी को नुकसान न पहुंचाए? अंत में कुछ सवाल आपके लिए छोड़ जाता हूं। क्या आपको लगता है कि सरकार का सोशल मीडिया पर बैन लगाने का फैसला सही है? कल्पना कीजिए, अगर कल से आपके फोन में फेसबुक चलना बंद हो जाए तो आपकी जिंदगी कैसी होगी? कल्पना कीजिए, अगर कल से आपके फोन में इंस्टाग्राम चलना बंद हो जाए तो आपकी जिंदगी कैसी होगी? कल्पना कीजिए, अगर कल से आपके फोन में यूट्यूब चलना बंद हो जाए तो आपकी जिंदगी कैसी होगी? क्या यह बेहतर होगी या बदतर? सोशल मीडिया की बुराइयों और अच्छाइयों के बीच संतुलन कैसे बनाया जा सकता है? इस पर आपके विचार क्या है? अपनी राय जरूर दीजिए, क्योंकि लोकतंत्र में चुप्पी सबसे खतरनाक होती है। जब नागरिक बोलना बंद कर देते हैं तो तानाशाही के लिए दरवाजे खुल जाते हैं।